स्टूडेंट आज प्लस वन के 6 चैप्टर लीनियर इनइक्वेशंस लीनियर इनइक्वालिटी का लास्ट लेक्चर यानी 5th लेक्चर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है और इसमें बहुत ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो या तो था लेक्चर सेकेंड या आज का है लेक्चर नंबर 5th। क्वेश्चन एक सेकेंड लेक्चर में से जरूर आता है और एक आज के 5th लेक्चर में से जरूर आता है, तो आप इसको जरूर तैयार करें और सीरियसली देखें। स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपके साथ कुछ रिवीजन करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि आपको पिछले सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, लेकिन फिर भी मेरी फॉर्मेलिटी है कि मैं इनको एक बार आपके साथ रिवाइज कर लूँ। 3x लेस देन 5 लिखा हो और मुझे x की वैल्यू निकालनी हो, तो आपको पता है कि यहाँ पर ये 3 इधर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, इक्वल टू केस में किया जा सकता है। इस तरीके से आप अपॉन में 3 नहीं भेज सकते, तो आपको इसके लिए कुछ लिखना पड़ता है, डिवाइड बोथ साइड बाय 3। तो जिस वैल्यू से आपने डिवाइड किया वो पॉजिटिव वैल्यू है, फिर तो इनइक्वालिटी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। अगर नेगेटिव वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो फिर इनइक्वालिटी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, ये आपको नॉलेज है। तो आज हम सिर्फ 3 से डिवाइड करने की डिमांड कर रहे हैं, डिवाइड बोथ साइड बाय पॉजिटिव 3। तो देखिए जैसे अब 3 से डिवाइड किया, ये ओनली x, ये 5/3 और इनइक्वालिटी डायरेक्शन सेम है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से दिया होता -3x लेस देन 5, तो आज हम ये नहीं कह सकते कि ये -3 इसके नीचे लगा दें, इक्वल टू में ऐसा करते हैं, इनइक्वालिटी में आप ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर आपको क्या लिखना होगा, डिवाइड बोथ साइड बाय -3। तो जब आप माइनस वाली वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, ये देखिए हो गई, लेस देन कन्वर्ट हो गया ग्रेटर देन में। तो ये आपको कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है, जो इस लेक्चर में भी काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर कभी कभी इनइक्वेशन हमारे पास फ्रैक्शंस में आ जाती है, जैसा आप अब देख रहे हैं, कुछ टर्म्स विदाउट फ्रैक्शन है और कुछ टर्म्स विद फ्रैक्शन है। तो आप इनसे छुटकारा लेना चाहते हैं कि क्वेश्चन में अपॉन नहीं होना चाहिए, तो अपॉन खत्म करने के लिए आपको कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमारा क्वेश्चन का अपॉन खत्म हो जाए, तो वो डिनोमिनेटर्स में जो जो नंबर आपको दिखे उनके एलसीएम ले लीजिए। जितना एलसीएम वैल्यू आएगी उतने से मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप, तो आपकी इनइक्वेशन में से अपॉन खत्म हो जाएंगे। तो आज के क्वेश्चन में अगर हम देखें डिनोमिनेटर में क्या क्या है हमारे पास, 3, 4 और 6। तो एलसीएम लेंगे 3, 4 और 6 का। जब हम एलसीएम लेते हैं तो यहां से एलसीएम निकलता है 12। तो यहां पे सजेशन बनता है, अगर आपको अपॉन खत्म करना है क्वेश्चन में से, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय +12, इस तरीके से। और +12 से मल्टीप्लाई करते हुए डायरेक्शन रिवर्स नहीं होगी। तो इस तरीके से आप इसका अपॉन खत्म कर सकते हैं इस इक्वेशन में। आगे मैंने कंटिन्यू नहीं किया, वो क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर नंबर लाइन की बात करते हैं। जब हम इस चैप्टर में नंबर लाइन की बात करते हैं तो कभी कभी मैंने बताया था आपको कि नंबर लाइन कभी कभी मैं डॉटेड भी लगाऊंगा और कभी कभी नंबर लाइन में डार्क लगाऊंगा। तो डार्क उस समय जब लगाएंगे जब व्हेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अगर x हमारा रियल नंबर से बिलोंग करता है तो आपको डार्क नंबर लाइन लगानी है, -∞ से +∞। अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर होता या इंटीजर होता या फिर होल नंबर होता तो डॉटेड लाइन लगती। जो इस चैप्टर में कहीं भी, इस एक्सरसाइज में, इस लेक्चर में आपको कभी भी ऐसा नहीं दिखेगा, हमेशा आरी दिखेगा। तो डार्क लाइन नंबर लाइन की ही आज हमें जरूरत पड़ेगी इस लेक्चर में, जो इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और इसको पढ़ना भी आना चाहिए। ये जब भी कभी डबल में आएगा तो इसी तरीके से आएगा, तो x lies between a to b। तो इसको आप ऐसे पढ़ेंगे कि इसका मीनिंग बनता है कि वैल्यू ऑफ x lies between a to b, where a भी इंक्लूड है एंड b भी इंक्लूड है। a और b दोनों वैल्यूज इंक्लूड इसलिए है क्योंकि दोनों में इक्वल टू साइन भी है। अगर एक साइड इक्वल टू साइन ना होता तो फिर b इंक्लूड ना होता, मतलब b बीच में, हमारे आंसर के बीच में शामिल ना होता। इंक्लूड होना, शामिल होना, एक्सक्लूड होना, शामिल ना होना। फिर नॉलेज ऑफ इंटरवल्स भी आपको क्लियर होना चाहिए, जो मैंने पीछे आपसे डिस्कस किया था वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। इंटरवल्स काफी तरह के हैं, क्लोज इंटरवल के साथ, ओपन ब्रैकेट के साथ,
सेमी क्लोज ब्रैकेट के साथ, सेट ब्रैकेट के साथ, तो ये सब इंटरवल्स आपको क्लियर होने चाहिए, वो नॉलेज भी आपके आज काम आएगा। अब आज के टॉपिक की बात करते हैं, तो किस तरीके का टॉपिक आज के क्वेश्चंस में आपको दिखेगा। सिंगल एक ही टाइप है, लेकिन फिर भी मैं उस टाइप को समझाने के लिए भी आपके साथ टोटल 6 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं। तो किस तरीके का व्यू आपको देखने को मिलेगा, कैसे गेस करेंगे कि ये वही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज का क्वेश्चन आज आ गया। आज की इनइक्वालिटी जब भी आप देखेंगे तो उसमें आपको डबल इनइक्वालिटी साइन दिखेंगे, डबल इनइक्वालिटी साइन, ऐसा व्यू भी हो सकता है, सॉल्व लिखा होगा इसके आगे। और सेकंड व्यू इस तरीके से है कि सिंगल इनइक्वालिटी साइन होगा, लेकिन इनइक्वेशंस 2 होंगे, कॉमा डाल के आपस में सेपरेटेड होंगे। तो ये भी 2 इनइक्वेशन है, इसको भी मैं 2 इनइक्वेशन ही मानता हूं, वो आपको बाद में समझ आएगा। और तीसरा व्यू कुछ ऐसा है कि कॉमा की जगह एंड भी हो सकता है, फर्स्ट इनइक्वेशन एंड सेकंड इनइक्वेशन, बीच में एंड लिखा है, बीच में कॉमा लिखा है। आपके लिए तीनों का मीनिंग एक ही है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड एक ही है, चाहे आपको इस तरीके से लिखा मिले, चाहे आपको कॉमा डाल के मिले, और चाहे आपको एंड डाल के मिले। मैंने पीछे मेंशन भी किया है कि इन तीनों का एक ही मीनिंग है। तो कुछ क्वेश्चंस आपको इस व्यू में दिखेंगे, कुछ इसमें, कुछ इसमें। जब मैंने 6 क्वेश्चन आपके साथ आज डिस्कस करने हैं, तो मैंने भी सोच के लिए कि कुछ यहां से, कुछ यहां से, कुछ इस टाइप के व्यू में, तो आपको हर टाइप का व्यू का क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पे आज दिखेगा। फिर टारगेट, हमारा क्वेश्चन में टारगेट क्या रहता है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए कि जिसमें इनइक्वेशन डबल हो, इनइक्वेशन सिंगल नहीं डबल, जब इनइक्वेशन डबल हो तो आपने सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड आउट करना है। तो उसमें फाइंड आउट करने का तरीका है कि फर्स्ट इनइक्वेशन का और सेकंड इनइक्वेशन का जो आंसर आता है, उन दोनों का जो कॉमन रीजन बनता है, वो आपने आंसर हमें अनाउंस करना है। वो आपके पूरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन होगा, जिसको आप फिजिबल रीजन बोलते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर अभी भी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो क्वेश्चन करते हुए मैं आपको फिर स्लोली समझा दूंगा। एक बार क्वेश्चन स्टार्ट करें। सॉल्व द इनइक्वेशन, और ये इस तरीके से लिखा गया है। क्या आप गेस कर सकते हैं ये कौन सा व्यू है? ये फर्स्ट व्यू है, इकट्ठा ही लिख दिया गया कंबाइन करके इस तरीके से, और x बिलोंग्स टू r। आपके पास हमेशा आज x बिलोंग्स टू r ही आएगा पूरी एक्सरसाइज में। एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन, इसको सॉल्व भी करना है और नंबर लाइन पे इसका स्केच भी करना है। तो देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे। गिवन जो है पहले वो मेंशन करेंगे, फिर इसको 2 हिस्सों में ब्रेक कर देंगे, तब क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो आप वो पार्ट जरूर लेंगे जिसमें x है। ऐसा नहीं कर सकते कि सर मैं फर्स्ट और थर्ड ले लेता हूं, ऐसे नहीं ले सकते। आपको हमेशा वो पार्ट, बीच वाला पार्ट जरूर लेना है, मीनिंग फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट और दूसरी बार सेकंड एंड थर्ड पार्ट। इसी तरीके से आपने क्वेश्चन को ब्रेक करना है। तो जब आप इसको अलग अलग से करेंगे तो लिख देंगे कि टेकिंग, इस बार हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट ले रहे हैं, एंड बीच में डालेंगे, और फिर आप लिख देंगे कि हम सेकंड एंड थर्ड पार्ट ले रहे हैं, वो आपने लिखा। अब इस पार्ट को अलग सोल्व करेंगे, इसको अलग। मेरे पास जगह कम है इसलिए अच्छा व्यू नहीं नजर आ रहा, पर आप पेपर में प्रॉपर स्पेस देके इसको थोड़ा सा सेपरेट ज्यादा कर सकते हैं। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3, रीजन क्योंकि फ्रैक्शंस आ रहे हैं, तो आपको एलसीएम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन का एलसीएम 3 ही बनेगा, इसलिए आपने 3 से मल्टीप्लाई किया। और 3 एक पॉजिटिव नंबर है, जब आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। देख रहे हैं, जब मैंने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया ओनली -2 बचा, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हुआ तो x रह गया, और इनइक्वालिटी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। अब मैं चाहता हूं कि जिसकी वैल्यू निकालनी होती है वो लेफ्ट हैंड साइड और जो नॉन है वो राइट हैंड साइड। तो मैंने अपने कंफर्ट के लिए इसको दूसरे ढंग से लिख लिया, 3 - x इधर लिख लिया, -2 इधर लिख लिया। एरो चेक कीजिए, -2 की तरफ थी, अभी भी मैंने एरो को सोच समझ के लिए लगाई है, -2 की तरफ ही लगाई है। आप ये मत सोचें कि मैंने डायरेक्शन रिवर्स कर दी है, मैंने कोई डायरेक्शन रिवर्स नहीं की। इसमें और इसमें एक बाल भर का भी फर्क नहीं है, बिल्कुल दोनों सेम है। बस मेरा टारगेट ये था कि अननोन नंबर इधर होना चाहिए और नॉन इधर होना
चाहिए, बस इसलिए मैंने ऐसा किया। फिर 3 को उधर ट्रांसफर किया, -3 हो गया और -5 बना। अब माइनस से माइनस आप जल्दी में काट मत देना। इनइक्वालिटी में ना तो अपॉन में भेज सकते हैं जल्दी में और ना ही ऐसे काट सकते हैं। तो आपको क्या लिखना होगा, डिवाइड बोथ साइड बाय -1, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू चाहते हैं इसलिए आप -1 से इधर भी डिवाइड करेंगे और इधर। जब भी कभी आप माइनस वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं इनइक्वालिटीज में, इन इक्वेशंस में, तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है और जिसको आप देख भी रहे हैं, देखिए रिवर्स हो गई, ग्रेटर देन लेस देन में कन्वर्ट हो गया। -1 से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x लेस देन 5 आपको इस पार्ट का नियर अबाउट आंसर मिला। फिर दूसरा सेक्शन शुरू करते हैं। दूसरे सेक्शन को कुछ स्टूडेंट्स इसके बाद शुरू करते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे साइमल्टेनियसली आमने सामने करते हैं। वो आपकी चॉइस है, आपको कैसे ठीक लगता है। मेरा सजेशन यही है कि आप ऐसे करें तो बेस्ट लगता है, लेकिन अगर आप इसके नीचे करना चाहते हैं तो बेस्ट। लेकिन यहाँ हर बार आपको हर लाइन के आगे एंड लिखना है और एंड उतने लिखने हैं जितनी लाइन आपने राइट हैंड साइड वाले पोर्शन में खर्च की है। इधर मान लीजिए आपकी 10 लाइनें खर्च हुई और इधर वाला पार्ट सॉल्व करने में सिर्फ 5 लाइनें लगती हैं, तो एंड भी आपको सिर्फ 5 टाइम्स लिखना है, 10 टाइम्स नहीं लिखना। चलिए स्टार्ट करते हैं अब दूसरे सेक्शन को। सेकंड एंड थर्ड पार्ट को जब आपने लिया तो बिल्कुल सेम मिला लीजिए। अब फ्रैक्शन रिमूव करने के लिए, क्योंकि कुछ पार्ट में अपॉन भी आ रहा है, तो रिमूव करने के लिए आपने एलसीएम गेस किया, क्या बनता है क्वेश्चन का, 3 बनता है। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3 बोलने से आपको पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्शन इनइक्वालिटी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, देख रहे हैं आप, कोई चेंज नहीं आया। 3 से मल्टीप्लाई करने से यहाँ 3 रहा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करने से ओनली x रह गया, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करने से ओनली 2 रह गया। अब x आज इधर ही है, इसमें ऐसा नहीं था इसमें, लेकिन x इधर ही है, तो मुझे कोई एफर्ट्स नहीं करने, बस 3 को उधर ट्रांसफर करना है, -3 हो गया, -1 बचा। अब माइनस से माइनस काट नहीं दूंगा, ऐसे नहीं काट सकते, आपको पता है डिवाइड बोथ साइड बाय -1 लिखना पड़ेगा। जैसे ही मैं माइनस वैल्यू से डिवाइड कर रहा हूं तो इनइक्वालिटी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। देखिए आप डायरेक्शन देख रहे होंगे, रिवर्स हो गई है। माइनस इधर भी डिवाइड किया, माइनस से माइनस कैंसिल होने के बाद x ग्रेटर देन 1 बना। ये आपने एंड उतनी बार लिखा जितनी बार आपने यहाँ पे अपनी लाइन कंज्यूम की, इसके अकॉर्डिंग नहीं लिख रहे हो। फिर अब ये 2 पोर्शन आपके आंसर आ गए। अब आपको ना ये आंसर कहना है ना ये, आपको एंड वाले इस सारी कैटेगरीज में, चाहे कॉमा है, चाहे बीच में एंड है, चाहे ये डबल इनइक्वालिटीज है, इसमें आपको दोनों का कॉमन आंसर अनाउंस करना है। तो वो कॉमन आंसर कैसे गेस करेंगे कि आज कॉमन आंसर कौन सा है? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपको डिसाइड करवाएगी कि कौन सा आंसर आपको बोलना है। और ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मैं जरूर बोल रहा हूं, लेकिन ग्राफ पेपर नहीं यूज करेंगे, आप उसी रजिस्टर पेज पे विद स्केल और पेंसिल डायग्राम बनाएंगे। आपको इसके लिए ग्राफ पेपर डिमांड नहीं करना है, एग्जाम में नहीं मिलता है। नंबर लाइन हमेशा आपको रजिस्टर पे ही बनानी होती है, अपनी नोटबुक पे ही बनानी होती है। तो मेन नंबर लाइन आपकी ये है और 2 ऊपर रफ स्केच दिखाने हैं, ये भी दिखाने हैं, मार्क्स इनके नहीं है, मार्क्स नंबर लाइन के हैं, लेकिन ये आपने हमेशा दिखाने हैं। ये मेरा एक बेस्ट मेथड है जो आप यूज करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। नंबर लाइन में आपको पता है मुझे 5 चाहिए, 1 चाहिए, तो मैंने इस तरीके से नंबर लाइन लगाई कि उसमें 1 और 5 जरूर आए। कुछ फिर भी मैंने माइनस की वैल्यूज भी दिखाई और पॉजिटिव। एक साइड आर लिखने की आदत और एक साइड नंबर लाइन लिखने की आदत आज भी है, और एरो भी दोनों साइड होना चाहिए, वो भी आपको पता है। नीचे वाली साइड नंबर लिखते हैं, ये भी आपको पहले से पता है। और अब आपने इसका हमेशा लाइन के बिल्कुल नजदीक केस नंबर 1 का आप पिक्चराइजेशन किया करें, और इसको मैं केस सेकंड बोलता हूं, इसकी पिक्चराइजेशन आप केस 1 के ऊपर किया करें। एक हमेशा के लिए एक हैबिट बना लें, हर बार आप भी ऐसे ही करेंगे और मैं भी आपको ऐसे सिखाता रहूंगा। तो आप 5 पे मार्क करेंगे, और ये 5 पे जो मैंने मार्क किया है, 5 पे बिल्कुल एग्जैक्टली 5 पे नहीं किया, थोड़ी ऊपर दिखाना है क्योंकि ये रफ स्केच बना रहे हैं अभी हम। तो आपने जो 5 पे मार्क किया है, होलो सर्कल इसलिए दिखाया है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, आप जानते हैं होलो सर्कल मैंने दिखाया है। और उसके बाद इसकी शेड आपने -इन्फिनिटी की तरफ इसलिए दिखाई है क्योंकि एरो भी -इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। तो आपने यहां से लेके जितनी लंबी लाइन आपने लगाई होती है, उतनी बड़ी लाइन लगा के आप इसका नाम लिख दें कि मैंने इस इक्वेशन के लिए ये ड्रा किया है, यहीं पे लिखेंगे आप।
फिर दूसरे केस के लिए आप इसके लिए बनाना चाहते हैं तो 1 पे मार्क करना है और 1 पे इस बार डार्क सर्कल लगेगा। तो 1 मिला मुझे यहाँ पे और इसके अबाउट 1 पे मैंने डार्क सर्कल किया क्योंकि इक्वल टू का साइन भी है। और फिर उसके बाद इसकी शेड इधर इसलिए ले गया क्योंकि ये प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, इधर प्लस इंफिनिटी उस साइड माइनस इंफिनिटी, तो आज आप प्लस इंफिनिटी की तरफ शेड लेके जाएंगे और यहाँ पे इनइक्वालिटी का नाम भी लिख देंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ना आपका ये आंसर है ना आपका ये आपके लिए रफ स्केच है, इसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, ये आप अपनी कन्वीनियंस के लिए कर रहे हैं। टीचर के लिए तो ये होगा जो नीचे आप नंबर लाइन पे करेंगे। तो अब आप ढूंढिए कि इन दोनों में कॉमन आंसर कौन सा बनता है। क्या मैं कह सकता हूं कि इस सेक्शन में से दोनों की लाइनें जा रही हैं, तो आप मना करेंगे नो सर 1 की लाइन जा रही है। क्या मैं पूछ सकता हूं इस रीजन में दोनों लाइनें जा रही हैं या एक जा रही है, तो आप कहेंगे एक जा रही है। तो क्या 1 से लेकर 5 तक दोनों लाइनें नहीं जा रही, आपकी ये वाली ग्राफ की लाइन भी जा रही है और इस लाइन की ग्राफ की लाइन भी जा रही है। तो यही तो हमें सर्च करना है। मैंने यहाँ पे लिखा था फाइंड आउट कॉमन रीजन ऑफ द बोथ इनइक्वेशंस। दोनों इनइक्वेशंस के जो आंसर आते हैं उनके कॉमन रीजन को आपने सिलेक्ट करना है। अगर कोई कॉमन रीजन ना बना किसी क्वेश्चन में तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो सॉल्यूशन, कि आज आंसर कोई नहीं बनता। ऐसा भी एक केस मैं लेके आपके पास क्वेश्चन रिप्रेजेंट करूंगा। अब इस समय तो कॉमन रीजन बनता है 1 से लेके 5 के बीच वाला। तो 1 से लेके 5 तक के बीच वाले को आप देख रहे होंगे मैंने डार्क लाइन बना दी है और उसके बाद 1 को डार्क किया है और 5 को मैंने होलो रखा है क्योंकि ये हमें ऐसा ही सिखाया है। तो इससे ये समझ आता है कि जो आज हमारा आंसर है 1 से लेके 5 तक के बीच वाला भी है और बीच में 1 भी काउंटेड है, लेकिन 5 बीच में काउंटेड नहीं है क्योंकि वो होलो मार्क से, होलो सर्कल से दिखाया गया। फिर उसके बाद सॉल्यूशन सेट भी लिखने की प्रैक्टिस करें। टीचर ने हमें सॉल्यूशन सेट लिखने को कहा है। सॉल्यूशन सेट लिखने का तरीका भी बहुत अच्छी तरह समझ लें। अभी आपको ये रट्टा ही लगेगा क्योंकि फर्स्ट चैप्टर आपको नहीं पढ़ाया गया। ये नॉर्मली हम फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे ढंग से बताते हैं, लेकिन आप अब इसको अभी भी समझेंगे तो ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। एक्स इज सच दैट हमेशा लिखना होता है जब भी आप सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। जब भी कभी सेट लिखें सच दैट जरूर आना चाहिए और कर्ली ब्रैकेट ही आनी चाहिए। अगर आपने किसी और ब्रैकेट को यूज किया हम आपके मार्क्स काट लेंगे। और कर्ली ब्रैकेट अगर किसी को नहीं बनानी आती, मैंने लास्ट टाइम सिखाई थी कि आप क्लोज ब्रैकेट बना के यहाँ पे सर्कल घुमा दें तो वो कर्ली ब्रैकेट जैसा ही लगता है। तो ये कर्ली ब्रैकेट धीरे धीरे आप आदत डालें बन जाएगी आपसे। और x इज सच दैट, ये कॉलम्स को बोलते हैं सच दैट। फिर x 1 से लेके 5 के बीच में है, ऐसा ही पढ़ेंगे ना कि x हमारा 1 से 5 के बीच में है, लेकिन कभी भी 5 इधर और 1 इधर नहीं लिखेंगे। मतलब अगर आपने ऐसा किया तो मतलब आपको लिखना नहीं आता। हमेशा जब भी इन बिटवीन शो करना होता है तो नंबर छोटा इधर लिखते हैं और बड़ा नंबर ही इधर लिखते हैं। आप इस बात को बदल नहीं सकते। तो आज 1 और 5 में छोटी वैल्यू 1 है इसलिए 1 इधर लिखा और 5 इधर लिखा, और 1 बीच में डार्क सर्कल के साथ है इसलिए इक्वल टू भी डाला, और 5 होलो सर्कल के साथ है इसलिए सिर्फ लेस देन डाला। इस तरीके से और कॉमा x बिलोंग्स टू r हमेशा लिखना है, यहाँ पे भी लिखा गया है, और फिर सेट ब्रैकेट को बंद कर देना है। और इसका अगर सिर्फ सॉल्यूशन लिखना हो, कुछ लोग सॉल्यूशन सेट टीचर पूछता है फिर भी सॉल्यूशन लिख के आते हैं और मार्क्स हम नहीं काटते, ये भी ठीक है। कुछ बच्चों को +1 में ये अच्छा लगता है कि सर ये इजी है, ये हमें थोड़ा कंफर्ट नहीं रहता। तो आप अगर ऐसे भी लिख के आएंगे, भले ही हमने यहाँ सॉल्यूशन सेट पूछा और आप ऐसे लिख के आ रहे हैं, हम आपके मार्क्स नहीं काटते। एनसीईआरटी बुक तो बल्कि हमें ऐसे ही सिखाती है, ये तो हमें लिखना वो सिखाती नहीं। एनसीईआरटी बुक में ऐसा नहीं सिखाया जाता, ये सिखाया जाता है एलिमेंट्स बुक में। एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स जो बुक है वो हमें सॉल्यूशन सेट इस तरीके से लिखना सिखाती है, बल्कि वो बुक तो हमें दोनों सिखाती है और एनसीईआरटी बुक सिर्फ ये सिखाती है। तो एनसीईआरटी बुक अगर ये सिखा रही है तो मेरे ख्याल से ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से राइट रहेगा। अब आप इसको लिखना सीख लें। इंटरवल कैसे मार्क करेंगे, 1 से लेके 5 तक आंसर है तो आपने 1 से 5 लिख दिया। फिर वही बात, छोटी वैल्यू इधर बड़ी वैल्यू ही इधर लिखनी होती है इंटरवल लिखते हुए। और 5 वाली साइड आपने ओपन ब्रैकेट इसलिए यूज की क्योंकि 5 बीच में काउंटेड नहीं है और 1 काउंटेड है इसलिए आपने इसमें क्लोज ब्रैकेट, इसको हम क्लोज ब्रैकेट और इसको हम ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। आपको शायद इससे पिछले लेक्चर वाली बातें याद होंगी। तो इस तरीके से आप ये सॉल्यूशन कह सकते हैं, इसको सॉल्यूशन सेट कह सकते हैं और इसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कह सकते हैं। अब क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा था, सॉल्व द इक्वेशन। एक तो सॉल्व करना था, सॉल्व का मीनिंग है सॉल्यूशन निकालना था, एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन, और उसको नंबर लाइन पे भी दिखाना था। तो आपका एक ये आंसर माना जाएगा और एक ये आंसर। तो इस तरीके से आपने ये आंसर निकाल दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द इनइक्वेशन। ये एक इनइक्वेशन दी हुई है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर। इस इनइक्वेशन को, जो सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन दी गई है, उसको सॉल्व भी करना है और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी करना है। तो स्टूडेंट्स कैसे स्टार्ट करते हैं, गिवन हमने यहां से देख के लिख दिया सारा, फिर इसको अलग अलग कर देंगे, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट और टेकिंग सेकंड एंड थर्ड पार्ट, बीच में अपनी तरफ से एंड डाल देंगे, ये आपको याद है। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट से और एक बार सेकंड एंड थर्ड पार्ट से। फर्स्ट एंड थर्ड नहीं दे सकते, मैं बार बार मना कर रहा हूं। फिर मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3, रीजन क्योंकि इसके अपॉन में कुछ नहीं है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, तो एलसीएम सिर्फ 3 बनता है, इधर भी एलसीएम 3 बनता है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3। 3 एक पॉजिटिव नंबर है, इसलिए इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x, ये 3, यहाँ पे 3x और यहाँ पे 3 कैंसिल होगा, 7 - x वैसा ही रहेगा। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x और यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल करने के बाद 7 - x और यहाँ पे 3 × 2 = 6। अब x वाली टर्म्स एक तरफ, विदाउट x वाली टर्म्स एक तरफ, 7 + 3 और ये x और 3x इधर ले आएंगे तो -3x और ये +x और बैलेंस बचेगा 4x और ग्रेटर देन इक्वल टू 10। इसको अगर सॉल्व करना है तो 4 अपॉन में नहीं डाल सकते, लिखना पड़ता है डिवाइड बोथ साइड बाय 4। 4 एक पॉजिटिव नंबर है, इसलिए इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होना। 4 से डिवाइड करने के बाद x ग्रेटर देन 5/2 आ जाता है। अगर हम इधर को सॉल्व करना, मैं यहां तक बता चुका हूं, 3x में से 3x - x और 7 को उधर ट्रांसफर करने से 6 - 7 और 2x और ग्रेटर देन फिर -1। अब यहाँ पे 2 को अपॉन में भेजना है तो डिवाइड बोथ साइड बाय 2 लिखना पड़ेगा। 2 एक पॉजिटिव नंबर है, इसलिए इनइक्वालिटी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और -1/2 हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन -1/2। ये रिजल्ट 1 और ये रिजल्ट 2। अब फ्रॉम रिजल्ट 1 एंड 2 अब आप नंबर लाइन पे किस तरीके से इसको प्रेजेंटेशन देंगे। नंबर लाइन आपको पता है कि मुझे इसका डेसिमल में अगर मीनिंग समझे तो 2.5 है और इसका 0.5 है, तो -0.5, तो -0.5 जरूर होना चाहिए, यानी -1 कम से कम होना चाहिए। और उसके बाद इधर वाली साइड मुझे माइनस का प्लस का 2.5 चाहिए, तो सब कुछ है हमारे पास, -2 -1 0 1 2 3 4 5। और इस पे अब हम मार्क करना चाहते हैं, तो फर्स्ट केस को अब हम ड्रा कर रहे हैं, तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, इसलिए डार्क सर्कल करने के बाद 5/2 को 2 और 3 के बीच में आता है 5/2, तो डार्क करने के बाद इस तरीके से शेड दिखाई। इस साइड शेड हमने इसलिए दी क्योंकि एरो भी इधर ही जा रही है, तो आपका ये इस फर्स्ट केस का प्रेजेंटेशन हो गया ग्राफिकली। और दूसरे वाले केस में होलो सर्कल इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है और -1/2 हमने 0 और -1 के बीच में मार्क कर दिया। और फिर उसके बाद इसकी भी शेड इधर ही दिखाई क्योंकि एरो इसकी भी इधर जा रही है। फिर आपको जब दोनों आंसर आ जाते हैं तो उसका कॉमन आंसर रिपीट लिखना होता है कि हमारा कॉमन आंसर क्या बनता है। तो इस रीजन में यहां से यहां तक तो सिंगल एक लाइन जा रही है और यहां से बात दोनों लाइनें जा रही है, इसलिए ये कॉमन रीजन है। तो आप 5/2 से लेकर के और प्लस इंफिनिटी तक का सारा रीजन शेड कर देंगे और 5/2 भी डार्क रखेंगे। उसके बाद सॉल्यूशन सेट लिखने का तरीका अब आपका क्या बनेगा, एक साइड नंबर लाइन एक साइड आर तो लिखते हैं आप। सॉल्यूशन सेट लिखने का तरीका x इज सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू -5/2 और कॉमा x बिलोंग्स टू r। अगर आपको ये तरीका मुश्किल लग रहा है तो आपको ये तो जरूर समझ आ जाएगा। ओनली सॉल्यूशन लिखते हैं, फिर आप 5/2 से लेकर के इंफिनिटी तक। 5/2 छोटी वैल्यू और हमेशा इधर बड़ी वैल्यू लिखनी होती है। इधर से आपने ओपन रखना होता है, इंफिनिटी में कभी भी क्लोज नहीं आता। 5/2 में क्लोज इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी था, तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आ जाएगी। तो ये आपका सॉल्यूशन बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन समझ लेते हैं, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। और इस बार सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज दिया गया, मतलब एक इनइक्वेशन ये दी गई है, एक ये, तो दो इक्वेशनों का ग्रुप है, इसलिए इसमें सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज बोल दिया इसको। एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ग्राफिकली ऑन द नंबर लाइन, और इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। ग्राफिकली पढ़ के मैं बार बार कह रहा हूं, आप ग्राफ नहीं डिमांड करेंगे, नंबर लाइन लिखे तो नंबर लाइन आप स्केल अपने रजिस्टर पे ही बनाएंगे स्केल की हेल्प से। तो ये फर्स्ट इनइक्वेशन लेंगे और इधर सेकंड इनइक्वेशन, इसका अपॉन 4 है, इसके यहाँ कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय +4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये ऐसे रहेगा और यहाँ 12 हो जाएगा। इनइक्वालिटी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी,
फिर आप 3 को उधर ट्रांसफर करेंगे 9 बचेगा और फिर 2 से डिवाइड करने के बाद आपको 9/2। यहाँ पे सेंटेंस भी लिखा जा सकता है डिवाइड बोथ साइड बाय 2 लिखना चाहिए था मुझे। और मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -3, जब आप -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि आज अपॉन में -3 है, तो -3 से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी की डायरेक्शन देखिए चेंज हो गई है। बहुत ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज कर दी हमने और यहाँ -6 हो गया और ये 4 उधर ट्रांसफर करेंगे +4 बैलेंस बचेगा -2, x ग्रेटर देन -2 और ये आपका रिजल्ट 2 बन गया। फ्रॉम 1 and 2 रिजल्ट अब आप इसको ग्राफिकली प्रेजेंटेशन देंगे तो आपको इसका मीनिंग समझ आता है। ये 4.5 होता है और ये -2 होता है, तो -2 जरूर होना चाहिए और 4.5 जरूर होना चाहिए। तो ऐसी नंबर लाइन सोच समझ के आप ट्राई कर लेंगे। फिर उसके बाद आप करेंगे पहले केस को, हमेशा लाइन के नियरेस्ट आपने केस नंबर 1 को बनाना है और लाइन से थोड़ी सी दूर जो ऊपर बनाना है वो केस नंबर 2। एक फिक्स हैबिट बना लीजिए आप। तो आप 9/2 के लिए कर रहे हैं तो इक्वल टू नहीं है तो सिर्फ होलो सर्कल दिखाएंगे और उसके बाद +∞ तक शेड दिखाएंगे क्योंकि इसकी एरो इसी साइड है। और उसके बाद -2 पे भी आप होलो सर्कल दिखाएंगे और उसकी शेड भी आप +∞ की तरफ दिखाएंगे क्योंकि इसकी एरो भी इसी साइड है। तो आपको ये इस तरीके से प्रेजेंटेशन और ये इस तरीके से प्रेजेंटेशन मिल गया है। अब उसके बाद जो कॉमन आंसर आपका बनता है, इस रीजन में तो सिर्फ एक लाइन जा रही है और इस रीजन में दोनों जा रही है, तो 9/2 से लेके इंफिनिटी तक जा रही है और 9/2 बीच में काउंटिंग नहीं है, इसको होलो रखें और उसके बाद +∞ तक सारी लाइन को शेड करते हैं। ये असल में आपका आंसर माना जाएगा। ये तो आपने अपनी हेल्प के लिए बनाए हैं, आपको इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स आपको नीचे वाली नंबर लाइन के मिलेंगे। और फिर उसके बाद 9/2 से लेकर इंफिनिटी तक शेड दिखाए। फिर सॉल्यूशन सेट x इज सच दैट x ग्रेटर देन, यहां से इधर जाने के लिए x ग्रेटर देन 9/2 को रिप्रेजेंट करेगा कॉमा x बिलोंग्स टू r। और अगर आपको ऐसे लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। 9/2 से लेकर इंफिनिटी तक बनता है ये आंसर और 9/2 बीच में इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि होलो है, तो इधर से भी ओपन दिखाएं और इंफिनिटी में तो हमेशा ओपन दिखाते हैं, तो 9/2 से लेकर इंफिनिटी का ओपन इंटरवल बन जाता है। इसको हम सेमी क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं, इसको हम ओपन। तो ये दो हमारे आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेंज। इस बार बेटा मैंने क्वेश्चन में फाइंड द रेंज लिखा है जान के। अगर यहाँ पे फाइंड द सॉल्यूशन सेट लिखा है, फाइंड द रेंज लिखा है, तो कहाँ चेंज आता है? रेंज लिखते समय देखिए आप x इज सच दैट गायब है और वो कर्ली ब्रैकेट गायब है, बाकी सब कुछ है। तो रेंज और सॉल्यूशन सेट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अगर यहाँ पे लिखा है ना फाइंड द रेंज तो आपको ऐसे लिखना है, अगर यहाँ पे लिखा था फाइंड द सॉल्यूशन या सॉल्यूशन सेट तो फिर आपको x इज सच दैट कर्ली ब्रैकेट क्लोज वगैरह सब करना होगा। तो यहाँ पे सिर्फ रेंज है, इस पैटर्न से लिखा गया रेंज कहलाता है और उस पैटर्न से लिखा गया जिसमें सच दैट वगैरह आता है वो आपका सॉल्यूशन सेट कहलाता है। तो अब आप क्या निकाल रहे हैं? फाइंड द रेंज ऑफ दिस वैल्यू, और दो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपको दी गई हैं और ग्राफ को आपने रियल लाइन पे भी दिखाना है। तो फर्स्ट सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो इनइक्वेशन है वो हमने ली और 4 को उधर ट्रांसफर किया -4 वहां और x ग्रेटर देन -4 रिजल्ट 1 बन गया। सेकंड इनइक्वेशन को जब पकड़ा तो उससे आपको 2x 1 मिला और डिवाइड बोथ साइड बाय 2 एक पॉजिटिव वैल्यू है, इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, आप देख रहे हैं 2 से 2 कटने के बाद x लेस देन इक्वल टू 1/2 आ गया। ये रिजल्ट 2, ये रिजल्ट 1। फ्रॉम रिजल्ट 1 एंड 2 अब आप इसको पिक्चराइजेशन करेंगे तो नंबर लाइन बनाएंगे, एक साइड r, एक साइड नंबर लाइन, एक साइड एरो, दोनों साइड एरो, ये सब आपको ध्यान रखना है। और कुछ ऐसा मार्क करना है -4 भी जरूर दिखे और 1/2 भी जरूर दिखे। तो -6 से लेकर के मैंने 3 तक मार्क किया और फिर केस फर्स्ट को जब मैं -4 पे दिखा रहा हूं तो डार्क सर्कल के साथ मैंने +∞ तक दिखाया क्योंकि एरो इस साइड जा रही है। और जब मैंने ये वाला केस सेकंड पिक्चराइजेशन शो करनी है इसकी तो 1/2 का मीनिंग होता है 0.5, तो 0 और 1 के बीच में आता है 0.5 और उसको भी डार्क सर्कल से दिखा करके उसको -∞ की तरफ शेड दिखाई। अब आपने एंड वाला क्वेश्चन है तो इसलिए कॉमन आंसर सेलेक्ट करना है। कॉमन आंसर आपका यहां से यहां तक का बनता है तो आपने -4 से लेकर करके हाफ तक का आंसर बनाया और उसको आपने डार्क कर देना है और इधर से भी इंक्लूडेड है और इधर से भी इंक्लूडेड है। तो रेंज में आंसर लिखना है तो -4x लाइज बिटवीन -4 से लेकर के और 1 2 तक और दोनों पॉइंट इंक्लूडेड है और x बिलोंग्स टू r और इसको सॉल्यूशन में भी लिखा जा सकता है -4 से 1/2 और इधर से भी क्लोज ब्रैकेट इधर से भी हो गया है आपका। फिर दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। तो सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, दो इक्वेशन दी गई है, रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ग्राफिकली ऑन नंबर लाइन। तो इसको नंबर लाइन पे भी लेना है तो फर्स्ट इक्वेशन ली और 4 को उधर ट्रांसफर किया +4 15 बना
और 3 से डिवाइड करने का मतलब इनइक्वालिटी का साइन तो चेंज नहीं होगा और x ग्रेटर देन 5 आ गया, आपको नंबर 1 रिजल्ट मिला। फिर सेकंड इक्वेशन से -2 = 7 -5 हो जाता है, उधर जाने से यहाँ पे 2 बचता है और फिर -2 से डिवाइड करते हैं, इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज हुई, ध्यान से देख लीजिए। और फिर आपका x <-1 बनाइए, रिजल्ट 2। फ्रॉम रिजल्ट 1 एंड 2 जब आप इसको पिक्चराइजेशन करते हैं नंबर लाइन पे, तो आप फर्स्ट केस को दिखाना शुरू करते हैं। तो 5 को जब आपने सर्कल से मार्क किया, होलो सर्कल से, और उसके बाद प्लस इंफिनिटी तक शेड दिखाई, और -1 को जब आपने डार्क सर्कल से शो किया और उसके बाद माइनस इंफिनिटी की तरफ शेड दिखाई, तो कुछ कॉमन एरिया बनता ही नहीं है, कुछ भी कॉमन रीजन नहीं है जहां पे दोनों की लाइन से जा रही हो। तो आप इसमें कहीं भी शेड नहीं करेंगे, नंबर लाइन को बिल्कुल ब्लैंक ही छोड़ देंगे और नीचे लिख देंगे सॉल्यूशन इज नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपका कोई सॉल्यूशन नहीं बनता। तो इस तरीके से आपका कभी कभी आंसर नो सॉल्यूशन भी आ सकता है। तो आपको ये आंसर भी क्लियर हो गया। लास्ट में स्टूडेंट्स मैं असाइनमेंट नंबर 34 आपको दे रहा हूँ। इसमें टोटल 8 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए और ये 8 के 8 क्वेश्चंस के आंसर भी लिखे हैं। बस मैंने साथ में नंबर लाइन नहीं बनाया, वो आप खुद बना सकते हैं नंबर लाइन। और इसमें जो मैंने टाइप सिलेक्ट किए हैं वो बिल्कुल वही क्वेश्चंस उठाए हैं जिस तरीके के मैंने सॉल्यूशन में आपको 5 क्वेश्चंस करके दिखाए हैं, उन्हीं पे बेस्ड हैं ये। बस एक क्वेश्चन में मैंने रेंज पैटर्न में लिखने को कहा है आपको आंसर। सॉल्यूशन सेट नहीं चाहिए, इसमें रेंज में आंसर चाहिए। जान के मैंने रेंज वाला भी क्वेश्चन आपको एक दिया कि आप रेंज में भी आंसर लिख सकें। तो मेरे ख्याल से आप सारे कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप पर्सनली मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।